ठीक हो गया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के इस फ़ोरम की शुरुआत में मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हम सुखन अदबी फ़ोरम को कि स्पेशली इस वक्त में जहाँ पे हम बात करते हैं कि चीज़ें ऐसे रेवोल्यूशनाइज हो गई हैं सोशल मीडिया के ज़माने में, और अभी सर नदीम साहब से डिस्कस भी हम कर रहे थे कि जैसे अभी सर ने बात की कि अटेंशन स्पैन 3 मिनट का रह गया है। तो सोशल मीडिया के ज़माने में जब हम ये बात करते हैं ना कि आप प्रायोरिटी देखें अपनी कौम की, तो यकीन माने अफसोस होता है कि यहाँ पे पावे और लावे को मिलियंस में व्यूअर्स मिलते हैं, और इस तरह के और फोरम्स की जब मैं बात करता हूँ जहाँ पे अदब की बात होती है, तो यकीन माने बहुत कम 500, 1000, 100 व्यूअर्स, 200 व्यूअर्स। ये एक हमें अलमिया है जो हमारा है, जो मुझे बड़ा फ़ील होता है कि जहाँ पे हम इंटेलेक्ट की बात करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं, हम अदब की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारी कौम की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो किस तरफ जा रही हैं। तो इसमें यकीन माने कि इनका बहुत बड़ा रोल है कि इस पूरे साल के अंदर जिस तवातर के साथ इन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है, मैं पूरी टीम के लिए चाहूँगा क्लैपिंग कर दें। पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सेकेंडली, मेरा एजाज़ है रियाज हुसैन आमिर साहब के पास हमने पढ़ा, और जब वो यहाँ बात कर रहे थे तो मैं वही उस क्लासरूम के अंदर चला गया था जिस क्लासरूम में हमने इनसे पढ़ा था। तो ये जो उस्ताद और शागिर्द का एक इज़्ज़त और अदब का जो रिश्ता होता है, वो यादें मुझे ताज़ा हो गई। और दबीर अब्बास शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लास्ट टाइम जिस तरह इकराम साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस फोरम के ऊपर जिसको एक बार बुलाते हैं ज़्यादातर दूसरी बार मौका नहीं दिया जाता, तो हम भी उन खुश नसीबों में से हैं जो सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम जो है वो आज के इस फोरम पे गुफ्तगू करेंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, मुकालमा जो सर ने कहा, और ये इससे पहले जब हम लिटरेचर की बात कर रहे थे और सारी चीज़ें बात कर रहे थे, तो ये भी हमें ग्रीक से मिलता है। फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे कि अफलातून ने जब लिखा, और उसने अपने ज़ाहिर सी बात है उस्ताद के बारे में लिखा, सुकरात के बारे में, सोक्रेटिस के बारे में, तो उसने जो बुनियाद बनाई थी ना, जो उसने मीडियम यूज़ किया था वो मुकालमा था। जो उसने जो द रिपब्लिक लिखी थी, उसकी जो बुनियाद थी, जो उसका मीडियम था, वो डायलॉग था। तो ये डायलॉग की वो ट्रेडिशन है जो हमें ग्रीक से होती हुई यहाँ पे आती है। नदीम साहब बैठे हैं, वो फ़िलासफ़ी के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, तो वो फ़िलासफ़ी के साथ साथ हमें जो मेन चीज़ मिलती है वो डायलॉग है। हाउ वी फाइंड सॉल्यूशंस टू द करंट प्रॉब्लम्स दैट वी आर हैविंग इन दिस वर्ल्ड। हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, हम जो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, हम डायलॉग के ज़रिए से उनके आंसर्स ढूंढें। वो किसी ने कहा था ना कि इवन फ़िलासफ़र्स के बारे में एंड पर्टिकुलरली टीचर्स के बारे में, they are those people who don't want millions but answers to their questions। सर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं, और ये बड़े कम लोग रह गए हैं। मतलब इट्स वेरी रेयर थिंग जिसको इस दुनिया के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर हम देख रहे हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं, ऑर्डर में भी थोड़ा सा उसका मुख्तलिफ होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हम उसको टैकल करें और प्रिसाइज़ और बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर आपको बोर किए बगैर जो है उनका आंसर्स करने की कोशिश करूँ। सबसे पहला सवाल है कि आपके नज़दीक जो है वो मुतालिया क्या है। मेरे ख़्याल से सबसे बड़ी बात है आपकी ऑब्ज़र्वेशन, कि इफ़ यू आर अ गुड ऑब्ज़र्वर, और अगर आपकी आँख जो है वो पेनिट्रेट करती है, इफ़ यू कैन डिग डीप इनटू द रियलिटीज़, दैट इज़ द फर्स्ट एसेंस विच आई कंसिडर इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू बी अ गुड ऑब्ज़र्वर।
अब ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर दो चीज़ें इससे लिंक करती हैं, एक है आपकी सब्जेक्टिविटी और एक है ऑब्जेक्टिविटी। देखें, हम मुतालिया करते हैं ना, हम पढ़ते हैं या हम लिखते हैं, हमारी अपनी बायसेस होती हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को साइड पे करके थोड़ा सा, आप अपनी बायसेस को थोड़ा साइड पे करके इम्पार्शियल होके लिखें। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। हमारी बायसेस कहाँ से पैदा होती हैं? हमारी बायसेस पैदा होती हैं ट्रेडिशन से, हमारी बायसेस होती हैं कल्चर से, हमारी बायसनेस पैदा होती है हिस्ट्री से, और हमारा सोशल सर्कल और हमारी डोमेस्टिक लाइफ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, जब हम शुरू से हमारी इंटेलेक्ट डेवलप होना शुरू होती है तो हम रवैये देखते हैं लोगों के, फिर हम ज़ुबान की तरफ जाते हैं और हम बोलना शुरू करते हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच आई कंसिडर कि अगर आप एक अच्छे ऑब्ज़र्वर हैं, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और दूसरा, आप किसी एक बात को किस तरीके से परसीव करते हैं। आपके जो परसेप्शन है ना, वो दूसरी कन्विंसिंग चीज़ है जो आपको एक लिखारी के तौर पे या एक रीडर के तौर पे डिस्टिंग्विश करती है। एक ही सिचुएशन को 4-5 एंगल से देखने का आर्ट जो होता है ना, वो लिखारी के पास होता है। सिचुएशन एक ही है, उस सिचुएशन को 4-5 एंगल से बयान करना इज़ एन आर्ट ऑफ अ राइटर। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, विट। वो कितना विटी है, उसकी जो माइंड सेट है, उसके अंदर कितनी विजडम है, दिस इज़ अनदर थिंग। और दूसरा, क्या लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। देखें, लास्ट टाइम जब हमने सेशन किया था ना, तो मैंने किताब का रेफरेंस दिया था और मैंने कहा था कि अल्लाह ने इंसान को इमेजिनेटिव बीइंग बनाया है। दुनिया में किसी और क्रीचर की इतनी इमेजिनेशन, इतनी इमेजिनेटिव पावर नहीं है जितनी अल्लाह ने इंसान को दी है, कि हम वो चीज़ें सोच लेते हैं जो मौजूद ही नहीं होती हैं। वी हैव इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़, यानी हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर हम लिख सकते हैं और कर सकते हैं। तो एक तो ये कि सर, हमारी जो इमेजिनेशन है ना, वो एक असास है हमारे लिखने में। लेकिन दूसरी बात है, वो बहुत ज़रूरी है, और वो पढ़ना है, और ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए पेशेंस चाहिए, इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, इसके लिए मुश्किल मराहिल से, डिस्ट्रैक्शन से बच के। यानी आप देखें ना, मैं अक्सर जब हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स के द चैलेंजेस दैट स्टूडेंट्स फेस, वो ये हैं कि सर, हम एक जगह पे बैठ के आधा घंटा भी पढ़ नहीं सकते जब तक हमारे लिए ये डिस्ट्रैक्शन है। मैं देख लूँ मेरा कोई व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया हुआ, कोई फेसबुक पे मैसेज तो नहीं आया हुआ, कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया। हम जब इन सारी चीज़ों के अंदर उलझ गए हैं तो वहाँ पे हमें वो सेक्लूजन या वो तन्हाई या वो गोशा नशीनी जिसमें आप दुनिया से अलग होके एक अलग दुनिया बनाते हो, जहाँ से आप दुनिया से कट के। वो बाना कुदसिया कहती थी कि मेरा एक जो गम है ना, वो ये है कि जब मैं लिखती थी तो मैं अपनी फैमिली को उस तरह टाइम नहीं दे सकती थी, और मेरे अपने बच्चे हमसे गिला करते थे कि आप हमें टाइम नहीं देती। लेकिन उसके लिए जो लिख रहा होता है वो अपने टाइम से आगे का देख रहा होता है। सो राइटर के लिए एक ये चीज़ जो होती है कि आप अपने टाइम से अहेड होके सोचते हैं। आप यू थिंक ऑफ कार्ल मार्क्स, यू थिंक ऑफ अल्लामा इकबाल, यू थिंक ऑफ द ट्रियो Socrates, Plato and Aristotle. They were far ahead of their time. अभी देखें, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर लिखना हो तो वो कार्ल मार्क्स को पढ़े बगैर नहीं लिख सकता। कैपिटलिज्म पे लिखना हो तो स्मिथ को पढ़े के बगैर आप नहीं लिख सकते। सो पढ़ना इज़ एन एसेंस, एंड उसके अलावा आपकी इमेजिनेशन, आपका परसेप्शन और आपकी अनबायसनेस,
is another factor that is very important. अच्छा जी, उसके बाद है कि आज के सोशल मीडिया के दौर के अंदर कौन कौन से वसाइल हैं जो आपके पास मौजूद होते हैं? वेल, बहुत डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, हमारे पास मैगज़ीन्स हैं, और लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि एक फोरम के ऊपर ये भी रखा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लिटरेचर. सर, ये भी आई वुड रिकमेंड कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, और मैं कल ही पढ़ रहा था कि UN कॉन्फ्रेंस के अंदर देयर आर सर्टन रोबोट्स जिन्होंने कहा है जी इंसानों से अब दुनिया नहीं संभल रही, आप हमें मौका दें, हम दुनिया को संभालते हैं. सही. सो दीज आर रोबोटिक्स, यानी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं. तो रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पर्टिकुलरली चैट GPT, द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ओवर हेयर, दे मस्ट नो अबाउट चैट GPT और पोइट्री किस तरह, अब रोबोट्स किस तरह पोइट्री लिख रहे हैं और नॉवेल्स लिख रहे हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी. सो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंटरनेशनल जर्नल्स मौजूद हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने, या इवन इफ़ आई टॉक अबाउट मलिहा लोधी, अगर उसने इकोनॉमी के ऊपर लिखना है तो उसको द इकोनॉमिस्ट पढ़ना है, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना है. तो रिसोर्सेज हमारे पास मिरियड रिसोर्सेज हैं जिनसे हम जो है वो हेल्प ले सकते हैं. अच्छा जी, उसके बाद है कि क्या जो लिखारी है वो कारी की सच तक पहुंचने में कितनी मदद कर रहा है? पहली बात है, हम रह रहे हैं जी इस एरा को बोलते हैं पोस्ट ट्रूथ एरा. सच के बाद की दुनिया है ये, जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रूल कर रही है. वहाँ पे बहुत थिन लाइन है. जो देखिए, हम क्यों पढ़ते हैं? एक बेसिक क्वेश्चन है ना, एक कि हम क्यों पढ़ते हैं? हम विजडम हासिल करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं. और बड़े बड़े फिलोसोफर्स जिन चीज़ों के ऊपर बात करते थे, वो सबसे बड़ी बात है सच की तलाश, कि हमें पता चले कि सच क्या है और झूठ क्या है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रूथ, और जो आप ढूंढ रहे होते हो, तो दो तरह की चीज़ें होती हैं जो राइटर अपने रीडर तक पहुंचाता है. राइटिंग में एक होती है ओपन एंडिंग और एक होती है क्लोज एंडिंग. ओपन एंडिंग से मुराद है कि अब मैंने कुछ लिखा है तो मैं उसका कंक्लूजन खुद से कोई जजमेंट नहीं पास करता, मैं रीडर के ऊपर छोड़ देता हूं कि आप इसके ऊपर जजमेंट दें कि जो सारा कुछ मैंने लिखा है उसमें सच किस तरफ है. ये है ओपन एंडिंग. और एक है क्लोज एंडिंग, जहाँ पे मैं खुद से एक जजमेंट पास करता हूँ कि जी ये चीज़ है और ऑल दिस इज़ ट्रू. मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें पावर का जिक्र था, ताकत के नशे का उसमें जिक्र था. तो उसमें मैंने जो नीट्शे का ऊपरमैन्श है उसका जिक्र किया था. मैं अब उस सोर्स की बात कर रहा हूँ कि यानी अगर आपने पावर की बात करनी है ना, तो शायद कहीं आपको मैकियावेली और नीट्शे को पढ़ना है, तब आप पावर को सही समझ सकते हो. नीट्शे कहता है जो पावर है ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है. वीक पीपल टॉक अबाउट मॉरल्स, हम ये कहते हैं लाइक मोरालिटी का जिक्र करते हैं, तो वो कहते हैं जो पावरफुल पर्सन है, दे डू नॉट टॉक अबाउट मॉरल्स. सो पावर इज द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड. और मैं जब इस बात को सोचता हूँ ना, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ लिखने और अदब और टीचिंग के लिहाज से, तो यहाँ पे अगेन बहुत बड़ा फ़र्क होता है. जो पावर डिस्पैरिटी है ना, इवन टीचिंग कम्युनिटी एंड ऑल दैट, जहाँ पे कोई एक बात करता है ना, वो एक पावर से जब बात करता है, एक पावर के फोरम से बात करते हैं ना, तो उसकी बात में असर होता है. और कोई एक बात करता है जिसको वो पावर नहीं दी हुई, तो उसकी बात में असर भी नहीं होता. सो आप जब इस चीज़ को इस लाइन में देखते हैं
कि पावर जो है वो एक ट्रूथ है. दैट इज़ अनदर थिंग विच आई कंसिडर इम्पोर्टेंट. अच्छा जी, इस दौर के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर, किताब का मुस्तकबिल मेरे ख़्याल से बुक्स का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, लेकिन रीडर्स का नहीं है. मेरे ख़्याल से किताबें जितनी छप रही हैं ना, मैंने इसके ऊपर सर्च की थी, तो हर साल तकरीबन 5 लाख से 1 मिलियन बुक्स पब्लिश होती हैं. इवन किंडल के ऊपर एक साल के अंदर 12.5 मिलियन बुक्स वर पब्लिश्ड. सर ये बड़ी हैरानकुन बात है. लेकिन मसला ये है कि किताबें अपने रीडर्स को ढूंढती हैं. दिस इज़ द चैलेंज दैट वी हैव. कभी सर जो बात कर रहे थे कि आपका अटेंशन स्पैन ही बहुत कम रह गया है. इवन हमें मसला होता है, क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो 5 मिनट गुजरते नहीं है, स्टूडेंट्स का जो है वो अटेंशन कहीं और चली जाती है. तो मेरा एक बुनियादी जो मैं सोचता हूँ, ये किसी ने बात की थी ना, कि आप किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर अपनी कोई कीमती चीज़ रख दें, मोबाइल फ़ोन रख दें पाकिस्तान के अंदर, 10 मिनट के बाद आप उसी जगह पे आएँ, आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, गायब हो चुका हो. लेकिन आप पब्लिक प्लेस के ऊपर सिलेबस से हट के कोई किताब रख दें, तो क्या ऐसा होगा कि 10 मिनट के बाद वो किताब गायब हो जाएगी? यकीन माने, अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से सोचूं ना, तो मैं 1 घंटा भी कहीं किताब रख के चला जाऊं ना, मुझे सबसे ज़्यादा श्योरिटी होगी कि वो किताब कोई नहीं उठाएगा. और ये अलमिया है. जिस दिन किताबें चोरी होना शुरू हो गई, सिलेबस से हट के, सिलेबस की तो होती हैं, बच्चे करते रहते हैं, जिस दिन किताबें चोरी होना शुरू हो गई, उस दिन समझिए आप इवन बुक शॉप पे भी चले जाएँ ना, तो वो इवन लाहौर में जो उर्दू बाज़ार के बाहर बहुत बड़ी संडे को भी लगता है. अच्छा, तो वो बड़े शोर शॉट होता है उनको. वो ये नहीं देखते कि अच्छा ये आया ना रीडर, तो शायद ये कोई एक आध बुक उठा के ना ले जाए. एक तो वो कहता है, जो पढ़ने वाले होते हैं ना, वो चोरी नहीं करते किताबें, और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उन्हें किताबें करनी क्या है. सो जब हमें एहसास हो जाएगा कि ये वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है, जो हमारी थॉट को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जो हमें एक नया रास्ता दे सकती है. अब देखें, जब आप पुरानी किताबों को पढ़ते हैं या आप क्लासिक बुक्स को पढ़ते हैं, तो आप उन ज़हनों से बात कर रहे होते हैं जो आज से सदियां पहले मौजूद थे. तो बुक्स आर अ वे कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, पिछले ज़मानों में जा सकते हैं कि लाइफ कैसी थी रोमन्स के दौर के अंदर. जैसे अभी सर कह रहे थे, मैंने ऑटोमन्स के ऊपर अभी एक जो है वो पूरी सीरीज़ ख़त्म की है. तो आप उस ज़माने में चले जाते हो कि उस ज़माने के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसी थी, टेंडेंसी कैसी थी. अच्छा जी, उसके अलावा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ राइटर. राइटर के अंदर कौन कौन से औसाफ हैं, कौन कौन सी खसूसियात हैं. फर्स्ट थिंग जो पहले मैंने बात की, कीन ऑब्जर्वर. ही मस्ट बी अ कीन ऑब्जर्वर, कि वो दुनिया को कीनली ऑब्ज़र्व करे, वो सरफेस से ना चीज़ें देखे, उसकी थॉट पेनिट्रेटिंग होनी चाहिए. ये फर्स्ट थिंग है. उसके अलावा विजन, ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड. जॉर्ज ऑरवेल जैसे हम अक्सर बात करते हैं, 1984 उसने लिखा था, और आप देखें ना 1949 में उसने लिखा था, 1984 नावल था. तो उसने वो बातें की थी जो आज के दौर में हैं. डिजिटल डिक्टेटरशिप, यानी आज सेंसरशिप हो रही होती. देखें ना, आप जब कैमरा के सामने कुछ बात कर रहे होते हैं ना, या वीडियो में कोई बात कर रहे होते हो, तो आप बड़े एहतियात के साथ बात करते हो कि ये यस, कि ये ना कोई एक ऐसी बात आ जाए कि उसके बाद आप अगले दिन मिले ही ना और पूछे प्रोफेसर साहब किधर थे, किधर हैं, किधर गए, यू गॉट नो आइडिया. सो बहुत थिन लाइन मौजूद है कि आपको बड़े एहतियात के साथ देखकर आपको वो बात करनी है जिसका असर भी हो, और फिर वो मुआशरे के अंदर जब हम सच्चाई की बात करते हैं ना, तो वो ऐसी सच्चाई ना हो जो वो बड़ों को पसंद ना आए.
तो सच्चाई वो होनी चाहिए जो विच कैन दे कैन डील विद इट। उसके अलावा रीडिंग, जो एक राइटर होता है, अच्छा राइटर होता है, उसकी जो सेंस ऑफ रीडिंग है वो बाकियों से डिस्टिंग्विश होती है। इसके ऊपर आप एतराज़ भी कर सकते हो या आखिर में कुछ हम टाइम देंगे कि इन पॉइंट्स के ऊपर कोई आप वैल्यू ऐड करना चाहो तो आप वो भी ज़रूर कर सकते हो। और लास्ट थिंग जो है वही आज के राइटर की जो मुतालियाती असास है वो क्या है। तो मेरे मुताबिक बुक से बेहतर कोई मुतालियाती असास नहीं हो सकती किसी भी राइटर के लिए, और उसके लिए वो एक मन्ना इन द विल्डरनेस है जो किताब है और उसकी ताज़ीम है। सो वट एवर यू राइट, उसके बाद और काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, बट इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो आखिर में मैं चाहूँगा कि अगर जो सारी मैंने बातें की या जो क्वेश्चंस थे, इनमें अगर आप में से कोई वैल्यू ऐड करना चाहे या किसी चीज़ के ऊपर रहनुमाई देना चाहे तो वो दे सकते हैं। जी सर। एक बात आपने की इंफॉर्मेशन मिसलेड, एक और बात की जाती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम बेसिकली जितना सिनेरियो है इसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इरा में रह रहे हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन। जी जी। अब इसके अंदर हकीकत तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर, एक बड़ा मुशाहिदा और ऑफ कोर्स उसके अंदर एक बड़ा विज़डम चाहिए। तो इस मामले में देखिए नॉलेज, मुझे जहाँ तक मैं, क्योंकि आप जैसे मैं नहीं हूँ, आप सारे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मैं थोड़ा कारोबारी बंदा हूँ, इसलिए मेरा इन चीज़ों से इतना गहरा ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हम बेसिकली इंफॉर्मेशन मिसलाइड और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के अंदर रहते हुए हम उस हकीकत तक नहीं पहुँच पाते और एक सोसाइटी ऑफ कंफ्यूज्ड पीपल बनते जा रहे हैं। ये एक तलख हकीकत है। Yes. और अगर, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप ये समझिए कि मेरी रोजी रोटी एक खास जो सेगमेंट है वो उससे चलता है। इसलिए इन हकीकतों को मैं इग्नोर करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता, लेकिन ये हकीकत है कि उसके अंदर उस ट्रुथ को, आपने कहा ना पोस्ट ट्रुथ इरा, उसके अंदर तो ऑलरेडी बड़े अरसे से जब से ये हुआ मामला सारे का सारा। जी जी। तो अब यहाँ पे इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकता है? प्रिवेंटिव नहीं, प्रिवेंटिव तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, गलत लफ्ज़ से। अब इसका क्यूरेटिव मेजर क्या हो सकता है कि हम किस तरह से इन दोनों खलीजों के अंदर वो रास्ता पाट करते हुए हम उस तरफ निकले कि चलो पूरा सच ना भी मिले लेकिन सच की परछाई तो मिले। बिल्कुल सर, आपका बड़ा जो आपकी बात पूरी है ना बड़ी वैलिड है, और अपने आप को इंटेलेक्चुअल ना कहना आपका एक अंडरस्टेटमेंट है। एंड सेकेंडली इस बात को जो आपने कहा है कि इंफॉर्मेशन हुई मतलब फ्लडेड एक इंफॉर्मेशन है, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। और पोस्ट ट्रुथ एरा में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें ये दरपेश है। और किसी ने कहा था कि देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। और एक जो प्लेटो और अफलातून से पहले के जो फिलोसोफर्स थे वो कहते थे कि जो ट्रूथ होती है ना वो एक रिलेटिव टर्म है, यानी वो मेरे लिए शायद सच्चाई कुछ और हो सकती है, आपके लिए शायद सच्चाई कुछ और हो सकती है, हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी हो सकती है। लेकिन हमारा बहुत बड़ा चैलेंज जो है ना वो सोसाइटी में पोलराइजेशन है, और वो पोलराइजेशन इसी बात के ऊपर है कि हम एक्सट्रीमिस्ट लेवल तक, सर देखें एक बात करूंगा और वो उसको मैं फिर उर्दू में भी समझाता हूँ। एक फ़िलासफ़र है अरिस्टोटल, अरिस्टो सब जानते हैं, वो ये कहता है इट इज़ अ मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू इंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। सर पढ़े लिखे जहन की निशानी ये है कि वो किसी थॉट को, किसी बात को सुनने की एबिलिटी रखता हो, उसको एक्सेप्ट किए बगैर। सर आज का मसला ये है
हम वो नहीं सुनना चाहते जो हमें अच्छा नहीं लगता, हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से हम उस लेवल तक तब पहुंचेंगे जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, कंप्रोमाइज़ की, एक्सट्रीमिज़म, फनेटिसिज्म को छोड़ के एक हम ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ें जहाँ पे आप अगले बंदे की थॉट, अगर वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वैल्यू ज़रूर दें। जब ये बात आ जाएगी एज अ सोसाइटी कि हम अगले बंदे की बात को दिल रखने के लिए सही, भले वो बात, और वो किसी ने कहा था कि बात जो बर्दाश्त करने की होती है ना, वो गलत बात ही होती है, सही बात को तो बर्दाश्त ऑलरेडी आपने किया हुई होता है। सो ये बात सर, आई होप। जी मैम। जी सर, एक इस वक्त का जो अलमिया है वो ये है कि जो हमारी यूथ है वो मतलब कि अगर हम राइटर्स की बात करें, राइटर के ग्रुप की बात, रीडर भी इस वक्त नहीं है। तो मैं भी बुजुर्ग हूँ, हमारे से भी जो याद, जी मैम। तो उन लोगों के अंदर ये चीज़ पैदा करना कि वो पढ़ें और पढ़ने के बाद वो लिखने की तरफ आए। तो आपने एक चीज़ बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड राइटर जी कहा कि हम वो सच लिखें जो हमारे बुजुर्गों को पसंद आए। जी। अब इस तरह से कि शाह साहब ने भी बात मरोड़ के फैसले में मैं तो लिखूंगी, हाँ, तो इसको अगर इसका कोई रेफरेंस भी दीजिए कि ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बयान कर रहे हैं तो किस मैटर से, और इसको थोड़ा सा आसान करें ताकि मैं लिखने की जरूरत हो। दैट्स वेरी गुड मैम। अच्छा, उसमें ये है कि देखें, कुछ एक जो राइटिंग मटेरियल होता है ना, वो या रेवोल्यूशनरी होता है या एवोल्यूशनरी होता है। तो हमें सोसाइटी को नज़र में रख के, अच्छा एक तो हम देखें कि हम रेबिलियस बन जाए ना, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम ये बिल्कुल ना करें। अच्छा, वो जो पोएम भी है ना, द रेबल, तो उसमें उसने कहा था कि रेबल होना अच्छी बात तो है, लेकिन शायद आपको वो रेबल होना पसंद ना आए या आपको अच्छा ना लगे कि आप रेबल हो। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम रेबिलियस टेंडेंसीज़ को इनकलकेट करें कि आपका जो अपना कल्चर है आप उस कल्चर से हट जाएं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कल्चर की वो चीज़ें जो गलत हैं उनको पॉइंट आउट करना एक राइटर का बुनियादी मकसद होना चाहिए। अब जैसे फिर हम वो बात करते हैं ना कि जो कड़वा सच लिखता है उसका इतना फिर जिगरा भी होना चाहिए कि वो उन चीज़ों से गो थ्रू कर सके। जैसे मंटो के ऊपर कितने केसेस चले हैं, अब मंटो ने सच लिखा है तो उन्होंने कहा है कि अगर सच्चाई है ही नंगी तो वो मैं लिखूंगा, लेकिन अगर वो सोसाइटी के अंदर जो ऐसी सोसाइटी है जो एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है, एक ऐसी सोसाइटी है जो फनेटिक सोसाइटी है, और अगर आप देखें मैडम कि हम जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ कि हम बड़ी एहतियात से बात करते हैं कि कोई भी एक वर्ड से किसी को नहीं पता होता कि अगले दिन जो जनाब है उनके ऊपर ब्लास्फेमी लग जाए, ठीक है, कि ये तो आपने बात ही कोई एंटाई रिलीजन कर दी है, ये तो अपने बात कोई ऐसी कर दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ, व्हाट आई पर्सनली फील कि लिखने वाला जो है उसको उन चीज़ों और उन लाइंस के ऊपर लिखना चाहिए जो सोसाइटी की गलत चीज़ें हैं उनको ज़रूर क्रिटिसाइज़ करे, जैसे फेमिनिस्ट हैं और वो आजकल कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे किसी एंड से नहीं जाना चाहिए, यानी फनेटिसिज्म नहीं होना चाहिए और एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। व्हाट आई सेड, एनीथिंग एल्स। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी सर, ये आपने लिखारी की मुतालियाती असास के बारे में अच्छी गुफ्तगू की, हमें पता चल गया और उसके बारे में हमें काफ़ी मालूमात उससे बेहतर आइडियाज भी मिले हैं। लेकिन वो हमारे शायद थे नज़ीर बाकरी साहब, उन्होंने कहा था कि सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया, आज एक तारीख को किताबें दे क्या रही। नहीं, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें ना, किताबें देने से क्या मुराद, क्या आप मतलब अमली इस पर नदीम साहब चले वो किताब से ठीक हो गए, थैंक यू। ये जो छोटा सा जवाब है, आजकल की सारी किताबें पढ़कर नहीं, वो इनकी बात का जवाब गालिब ने दिया है, तो वो मैं बता देता हूँ। आप गालिब कहते हैं, हाँ वो नहीं, खुदा परस्त जाओ वो बेवफा से, जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली में जाएगी।